हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? मज़े में ना? बिल्कुल मज़े में रहना यार, पर मज़े में रहते हुए कुछ और चीज़ें भी अपन को जो है कैरी आउट करनी है। और स्ट्रेटजीज फॉर फूड एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये चैप्टर है अपने एनसीईआरटी का। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं यहाँ से। जूलॉजी का एक पार्ट इसमें है। बॉटनी प्लांट ब्रीडिंग अपन डील कर चुके हैं। अब जूलॉजी का एक पार्ट है बेटा इसमें, जिसका नाम है बेटा एनिमल ब्रीडिंग। वो अपन को देखनी है, समझनी है। जानते हैं कि किस तरह से एनिमल्स के अंदर भी अपन ने चेंजेस करके और फूड एनहांसमेंट अपन ने किया है। स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोड्यूसिंग में अपन एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन टिश्यू कल्चर। तो प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन टिश्यू कल्चर तो अपन पढ़ चुके हैं। एनिमल हस्बेंड्री अपन को देखनी है, एनिमल ब्रीडिंग अपन को देखनी है। इट इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक बाय अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है यार, ठीक है। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि लाइव स्टॉक की बात करें। पर लाइव स्टॉक समझते हो? बेसिकली लाइव स्टॉक है जितने भी गाय, गधे, बैल जो अपन पालतू हैं, जिनका अपन बेसिकली बात करें तो अपन वहाँ पे जो है प्रोडक्शन अच्छे से ले सकते हैं अपन वहाँ पे, और कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो बेसिकली बात करें तो वो लाइव स्टॉक होता है, और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अपन वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पे, देखे जो है बर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और पिग्स भी आते हैं उसके अंदर, स्वाइन्स भी आते हैं, बफेलोज आती हैं, गोट आती हैं, सब तरह के जो एनिमल्स हैं। इट डील्स विद केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ यूजफुल लाइव स्टॉक, बफेलोज, काउज, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप, कैमल, गोट, बीज, सिल्कवॉर्म, तरह तरह के एनिमल हैं, उनकी केयर और उनकी ब्रीडिंग करवाना, ठीक है। यही सब कुछ एनिमल ब्रीडिंग के अंदर आता है। और पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज भी इसी के अंदर आती है। 70% मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड लाइफ स्टॉक इज इन इंडिया एंड चाइना। 70% से ज्यादा लाइफ स्टॉक आपको इंडिया और चाइना के अंदर देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन में इनके अंदर ही ज्यादा देखने को मिलती है। कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज ओनली 25%, और कंट्रीब्यूशन सिर्फ 25% है। तो तुम देख रहे हो कि जो कम पॉपुलेटेड स्टेट है उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना ज्यादा है, और जो हाईली पॉपुलेटेड जो यहाँ पे कॉन्टिनेंट है उनका भी आप देख सकते हो क्या है मामला। मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। सबसे पहले अपन देख रहे हैं डेयरी फार्म का मैनेजमेंट। डेयरी फार्म के मैनेजमेंट में सबसे पहला टर्म आपके सामने आया डेयरिंग। ये डेयरिंग वो नहीं है जो बेटा किसी को जाके घुसना आपको मारना है, ना ना ना, ये डेयरिंग अलग है। द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन। हम एनिमल्स का मैनेजमेंट करें फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ह्यूमन कंजप्शन के लिए अपन वहाँ पे मिल्क जो है निकालना चाहते हैं, तो उस एनिमल की प्रॉपर केयरिंग करना, उसको बेटा वहाँ पे प्रॉपर फॉडर वगैरह प्रोवाइड करना, और टाइम टू टाइम उसका जो है वहाँ पे टेक ऑफ करना। मिल्क का यील्ड इज प्राइमरी डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स इन द फार्म। जिस तरह की ब्रीड्स आपके फार्म में मौजूद रहेंगी वैसा ही बेटा वहाँ पे क्वालिटी ऑफ मिल्क आपको देखने को मिलेगा। अगर क्वालिटी जो है ब्रीड की कम है तो कम क्वालिटी का मिल्क, और फिर उसका कमर्शियल जो है वैल्यू भी कम ही होगा। सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। कोई भी ब्रीड आप जो है घर पे अगर कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए रखते हो तो उसका हाई यील्डिंग पोटेंशियल, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी मिल्क गिविंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और रेजिस्टेंस टू डिजीज उसको बहुत से कम होनी चाहिए डिजीज। फॉर द यील्ड पोटेंशियल, अगर यील्ड अपन को इंक्रीज करनी है तो कैटल को बेटा बहुत ध्यान से वहां पे रखना होगा। उसके लिए घर वगैरह बहुत अच्छे से बनाना होगा। साफ सफाई उसके आसपास बहुत अच्छे से रखनी होगी। उसको जो चारा और पानी अपन दे रहे हैं वो बहुत साफ होना चाहिए। वहां पे कोई उसके अंदर कोई स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए। फीडिंग ऑफ कैटल इन साइंटिफिक मैनर, साइंटिफिक मैनर में फीडिंग करवाना। कितना उसके अंदर रफ एज का परसेंटेज होना चाहिए, कितना उसका ड्राई मैटर होना चाहिए, कितना उसको फॉडर देना है, टाइम टू टाइम किस फ्रीक्वेंसी में देना है, ये आपको पता होना चाहिए। एम्फेसाइज ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर। क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फॉडर पे बच्चे को कुछ भी खिला देते हैं कि कभी भी जब मन किया, जब समोसा ठूस दिया, जब मन किया, जब बेटा दूध पिला दिया, ले पी ले, बस ठूस ले, खत्म बात ना, गलत। किस टाइम पे और क्या चीज और कितनी मात्रा में खिलानी है, इस पे काफी कुछ डिपेंड करता है बच्चे का डेवलपमेंट। सेम ऐसे ही कैटल का डेवलपमेंट, कितनी चीज, क्या चीज कितने टाइम पे कितनी बार और किस क्वांटिटी में खिलानी है, ये डिपेंड करता है बेटा उसकी बेसिकली क्यों किस तरह का मिल्क वहां पे प्रोवाइड करेगा आपको। stringent cleanliness and hygiene both of cattle and handlers while milking, storage and transport of milk and its products। चाहे आप मिल्किंग कर रहे हो, चाहे एनिमल सो रहा हो, चाहे बेटा वो एक्सक्रीशन कर रहा हो, वहाँ पे सफाई वगैरह बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कोई डिजीज, कोई बैक्टीरिया वहाँ पे वायरस कोई ग्रोथ ना कर सके, क्योंकि हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा।
हाउ टू इंश्योर दीज स्ट्रिंजेंट मेजर्स, इन सफाई की मेजर्स को या इन हेल्दी मेजर्स को कैसे अपन वहाँ पे चेक कर सकते हैं। रेगुलर इंस्पेक्शन करना होगा फार्म का विद प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, आपको पता होनी चाहिए कि आपने किस टाइम पे सफाई करी और उस सफाई में आपने कोई अगर मान लो कि एंटी वहाँ पे फंजीसाइड वगैरह कुछ छिड़का भी है फर्श पे ताकि फंगस वहाँ पे ग्रो ना करे, तो उस फंजीसाइड का नाम, उसकी क्वांटिटी, उससे क्या फर्क पड़ा वहाँ पे, वो सब पता होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए आपकी। इट ऑल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई द प्रॉब्लम, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम अगर वहाँ पे है तो आपको पता लगाने में आसानी होगी कि आगे जाके यार अगर यहाँ पे कोई इचिंग वगैरह हो रही है एनिमल्स के, मान लो कि वहाँ पे जो लेग्स है उनके 4 लिम्स है, हैंड लिम्स है, उनमें इचिंग वगैरह हो रही है, तो पता लगेगा कि यार इस दिन का अपन ने कुछ यहाँ पे स्प्रे किया था फंजीसाइड वगैरह, तो वो सूटेबल नहीं है कैटल्स के लिए, कोई दूसरा फंजीसाइड वहाँ पे यूज कर सकते हैं। रेगुलर विजिट्स बाय ए वेटरनरी डॉक्टर, एक वेटरनरी डॉक्टर की रेगुलर विजिट्स होनी चाहिए ताकि पता लगा पाए। पोल्ट्री फार्म के मैनेजमेंट की बात करते हैं। पोल्ट्री बेटा इंडिया में बहुत कॉमन है। पोल्ट्री इज द डोमेस्टिकेटेड फाउल यूज फॉर फूड और एग्स अपन यूज कर सकते हैं। चिकन बात करें वहाँ पे, और एग्स के लिए चिकन, डक्स, टर्की, गीज, ये सब यूज किए जाते हैं बेटा पोल्ट्री के अंदर। कंपोनेंट्स ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, पहला है सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स, दूसरा है प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशंस, तीसरा है प्रॉपर फीड एंड वाटर, चौथा है हाइजीन एंड हेल्थ केयर। अगर पहले की बात करें बेटा तो डिजीज फ्री और सूटेबल ब्रीड्स वो सबके अंदर रहेगा। कोई सी भी आप ब्रीड लो, सबसे पहले वो ये ध्यान रखना है कि वो सिलेक्शन लेते वक्त कि वो डिजीज फ्री होनी चाहिए और बात करें कि वहाँ पे यील्ड हाई होनी चाहिए उसकी। सुटेबल प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशंस, प्रॉपर और सेफ फार्म कंडीशंस होनी चाहिए, इसने कहीं भी घूम रही मुर्गियां इधर उधर कहीं भी चुग रही हैं ना, गलत। प्रॉपर फीड एंड वाटर, उनको समय समय पे दाना पानी देने का काम भी आपका ही है बेटा। हाइजीन एंड हेल्थ केयर, उनकी हाइजीन और हेल्थ केयर, कोई वायरस कोई बैक्टीरिया उनको इन्वेड ना कर जाए और पता भी नहीं चला और सारी मुर्गियां एक साथ मर गई। रानीखेत डिजीज जो होती है बेटा बड़ी भयंकर होती है। आपके सामने कुछ स्पीशीज है जैसे कि लेग हॉर्न, एनिमल ब्रीडिंग क्या होती है, पहले तो समझते हैं कि ब्रीड क्या होती है। ब्रीड एक ग्रुप होता है एनिमल्स का बेटा, रेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन। एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो कि उनके एंसेस्टर वहाँ पे जो है बात करें वहाँ पे कनेक्टेड होने चाहिए, उनके डेसेंट्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होने चाहिए वहाँ पे, और सिमिलर उनका जनरल अपीयरेंस होना चाहिए, उनके फीचर्स, उनके साइज, ठीक है, उनकी फैमिली वगैरह सब कनेक्टेड होनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि यार इंसानों के कुनबे में जो है चीता आके बैठ गया, हाँ ऐसा नहीं होता बेटा, है ना, वो वाली चीज़ है। तो बेसिकली यहाँ पे उनके फीचर्स, उनकी साइज, उनके जो बेसिकली बात करें उनके डेसेंडेंट्स जो है, मतलब उनके डेसेंट जो है, एंसेस्टर्स जो हैं वो वहाँ पे अच्छे होने चाहिए, मतलब कॉमन होने चाहिए। ब्रीडिंग की बात करें तो मॉडिफिकेशन ऑफ द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेक मोर यूजफुल, ठीक है। ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि आप उसका जीनोटाइप चेंज करके उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस ले आए जिसकी वजह से बात करें बेटा वो और ज़्यादा यूजफुल हो जाए। कहने का मतलब है कि भाई साहब बच्चा पढ़ तो रहा है पर कान मरोड़ दोगे तो और अच्छे से पढ़ेगा, बस वो वाली चीज़ है। तो बेसिकली जीनोटाइप को थोड़ा सा अपन को चेंज करना है और चेंज करके बेटा उसको यूजफुल चेंज अपन को करना है। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा चेंज किया कि भैया जो था वो भी चला गया, ऐसा नहीं करना। एम ऑफ एनिमल ब्रीडिंग क्या है? टू इंक्रीज एंड इंप्रूव द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ एनिमल्स। आपको इंक्रीज करना है और अगर पहले से है थोड़ी बहुत उनको इंप्रूव भी किया जा सकता है, ठीक है। एनिमल्स की जो क्वालिटीज उनको इंप्रूव भी किया जा सकता है और उनको इंक्रीज भी किया जा सकता है बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन, अपन देख सकते हैं वहां पे। अब एनिमल ब्रीडिंग दो तरह की, सबसे पहले इन ब्रीडिंग के अपन देख रहे हैं। इन ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है? इट इज अ मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। जो सबसे ज्यादा क्लोज जनरेशन के हैं, जिनके एंसेस्टर सबसे ज्यादा क्लोज रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में ब्रीडिंग करा दो और ब्रीडिंग कराते रहो 4 से 6 जनरेशन तक बेटा वहां पे, तो आपको उस प्रोसेस को इनब्रीडिंग कहना होता है। द ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है यहाँ पे? इस इनब्रीडिंग के अंदर ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है आपकी कि सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल जो है सेम ब्रीड के, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और मेट किया जाता है। आप समझ पा रहे हो सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को? मैं समझा देता हूँ। सुपीरियर मेल का मतलब होता है जो हर कैरेक्टर में सुपीरियर हो बेटा, वहां पे हर कैरेक्टर में सुपीरियर होना चाहिए। उसकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी अच्छी, मतलब मेल है उसकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी पर उसने जिस काऊ को फर्टिलाइज किया है उसकी तो मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए ना। तो बेसिकली यहाँ पे मेल को इस तरीके से परखा जाता है कि उसके स्पर्म्स काउंट अच्छे होने चाहिए, उसका स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके फीचर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। सांड है तो सांड भी बेटा चूज करके ले सकते हैं अपन। और बात करें कि वहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल जो है वो सुपीरियर कैसे होती है? फीमेल सुपीरियर ऐसे होती है कि बेटा उसकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए,
ठीक है, वो वाली चीज है, डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए। तो अपन वहां पे दो बात करें सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को लेके क्रॉस करा देंगे। द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड आर इवेल्युएटेड एंड सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल्स आर आइडेंटिफाइड फॉर फर्दर मेटिंग। फिर प्रोजेनीज जो आती हैं उनको वापस से इवेल्युएट किया जाता है कि सही में हम जो चाहते थे वो आई है नहीं, अगर आ गई है तो उसमें से फिर सुपीरियर और फीमेल और मेल निकाले जाते हैं और फिर आगे वापस ब्रीडिंग कराई जाती है। In cattle, a superior female cow or buffalo produces more milk per lactation. A superior male bull gives rise to a superior progeny. कहने का मतलब ये है कि मैं अभी आपको पता ना कि सुपीरियर मेल किसको कहेंगे, जिसका स्पर्म्स काउंट अच्छा होगा, वो सुपीरियर प्रोजेनी को जन्म देगा। और सुपीरियर फीमेल किसको कहेंगे, जिसका पर लैक्टेशन मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो। एक बार दूध निकाला है तो काफी 4-5 लीटर दूध निकल गया, 5 से 8 लीटर भी दूध निकल जाए एक लैक्टेशन में, एक टाइम पे दूध निकालने पे। ये जर्सी गाय है बेटा। एडवांटेजेस क्या है इनब्रीडिंग के? सबसे पहला एडवांटेज है इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, दैट इट हेल्प्स टू इवॉल्व प्योर लाइन वैरायटी। होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि पेरेंटल जनरेशन बार बार एंसेस्ट्रल क्लोज थे और वो जो रेसेसिव जीन्स है वो निकल के आ रही है तो होमोजाइगस कंडीशन वहां पे पैदा हो जाएगी बेटा, प्योर लाइन वैरायटीज वहां पे आ जाएंगी। अच्छा, ये एक्सपोज करती है हार्मफुल रेसेसिव जीन्स को। क्यों? क्योंकि जब होमोजाइगोसिटी आती है तो रेसेसिव जीन्स सबसे ज्यादा होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होती हैं और जब एक्सप्रेस होती है तो बेटा फिर वो बाहर की तरफ वहां पे निकल के आती है, उनको एलिमिनेट किया जा सकता है। इट हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स। इसके अलावा ये सुपीरियर जीन्स के एक्यूमुलेशन के लिए और एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स के लिए वहां पर रेस्पॉन्सिबल होता है। इसकी वजह से अपन जो सिर्फ सुपीरियर जीन्स है उनको अपन वहां पे क्रॉस करा करा के देखते हैं और इस वजह से क्वालिटी जो है इनब्रीडिंग पॉपुलेशन की वहां पे बढ़ जाती है। तो काफी यूजफुल होने जा रहा है भैया इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है सर? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज अ डिप्रेशन ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ड्यू टू कंटिन्यूड इनब्रीडिंग। पर अगर इनब्रीडिंग भी बेटा आती सर्वत्र वर्जित, आप बार बार इनब्रीडिंग करते रहोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होना है और नुकसान होगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन के रूप में। वहां पे जो प्रोजेनी है उसकी फर्टिलिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी में वहां पे बेसिकली ड्रॉप आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। To solve this problem, mate selected individuals with unrelated superior animals of the same breed। फिर क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है, आउट ब्रीडिंग करवाई जाती है बेटा। दूसरी जो है सेम ब्रीड से दूसरे एनिमल से कराई जाती है, तो दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि एक डोमिनेंट अलील है यहाँ पे ए, रेसेसिव अलील स्मॉल है। अब ये हेट्रोजाइगस था, ये होमोजाइगस था डोमिनेंट, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। क्रॉस कराया तो होमोजाइगस डोमिनेंट आ गया, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आ गया, एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आ गया और एक होमोजाइगस डोमिनेंट आ गया। इनका वापस से क्रॉस कराया इनब्रीडिंग से, सेल्फिंग कराई ना इनब्रीडिंग में, तो वही जनरेशन की कराई बेटा। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ कि वापस से जो है एक रेसेसिव कैरेक्टर आ गया यहाँ पे निकल के, और यहाँ पे जो है इसमें इनब्रीडिंग वो कराई आउट ब्रीडिंग, तो बेटा यहाँ पे वापस हेट्रोजाइगस जो है डोमिनेंट आ गया। तो ये एलील्स यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगी और बेसिकली बात करें तो वहाँ पे डोमिनेंट एलील्स ही वहाँ पे रह जाएंगी। तो इनब्रीडिंग के वजह से कई बार इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है अगर बार बार कराते रहे तो। आउट ब्रीडिंग क्या होती है? इट इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स, जिनका कोई लेना देना नहीं होता। 3 तरह की होती है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आउट क्रॉसिंग का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स की मेटिंग कराना सेम ब्रीड के अंदर, हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, उनके कोई एंसेस्टर कॉमन नहीं होने चाहिए। अब होमोसेपियन, ठीक है, अब है तो सही ना, अगर आप किसी मेल की शादी जो फीमेल से होती है तो है तो होमोसेपियन दोनों बेटा, पर क्या वो दोनों के एंसेस्टर कनेक्टेड होते हैं? नहीं होते, तभी तो शादियां होती हैं उनकी। ठीक है, वो गोत्र वगैरह जो सिस्टम है अपने इंडियन कल्चर में वो मिलाए जाते हैं, तो इसीलिए मिलाया जाता है कि कॉमन एंसेस्टर नहीं होनी चाहिए, वरना इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। डिप्रेशन तो भैया वैसे खूब है जिंदगी में, शादियों से क्यों लाएंगे, वो शादी के बाद वैसे भी आ जाएगा। पर इसीलिए अपन आउट क्रॉसिंग कराते हैं, वहाँ पे सेम ब्रीड के अंदर करा रहे हैं पर कॉमन एंसेस्टर नहीं है वहाँ पे। द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच ए मेटिंग इज नोन एज आउट क्रॉस। तो जितनी भी शादियां होती है इंडियन कल्चर के अंदर वो सब आउट क्रॉस ही होती है बेटा, ठीक है, मैक्सिमम आउट क्रॉस होती हैं। एडवांटेजेस की बात करते हैं, इट इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन मिल्क प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल। अगर ये जो मेथड आप अप्लाई करना चाहो तो किन पे कर सकते हो? उन एनिमल्स पे कर सकते हो जिनकी मिल्क प्रोडक्टिविटी बिलो एवरेज से भी कम है, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो इस मेथड को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा इनब्रीडिंग डिप्रेशन को भी अपन ओवरकम करने के लिए आउट क्रॉसिंग का यूज कर सकते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग, मेटिंग बिटवीन सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। ब्रीड ही अलग अलग हो गई यार वहां पे,
Desirable qualities of two different breeds are combined. The progeny hybrid animals may be used for commercial production. Commercial production के लिए यूज किया जाता है. They may be subjected to some form of inbreeding to develop new stable breed that is superior to existing breed. कई बार नई ब्रीड्स बनाने के लिए भी वापस से जो है आउट ब्रीडिंग अपन वहाँ पे कराते हैं, आउट क्रॉसिंग करवाते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं. हिजार्डल इज ए न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो रेम्स. याद रखेंगे एग्जाम्पल को बेटा. हिजार्डल जो है एक नई ब्रीड है शीप की जो कि पंजाब के अंदर डेवलप की गई है बीकानेरी ईव्स और मरीनो रेम्स को जोड़ के. मरीनो रेम्स से बीकानेरी ईव्स इनको जोड़ के बेटा यहाँ पे एक नई हिजार्डल डेवलप की गई है. फिर आता है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. मेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज ही अलग हो गई. क्या बात कर रहे हो सर? म्यूल, हाँ भैया म्यूल, फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी को वहां पे क्रॉस कराया बेटा और म्यूल को बना दिया वहां पे. ठीक है, फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी को क्रॉस कराया और वहां पे बात करें कि एक म्यूल निकल के आया जिसको अपन कहते हैं बेटा खच्चर. ठीक है, खच्चर सिर्फ वजन उठाने के काम में आता है और हॉर्स की तरह उसके अंदर कोई कैरेक्टर्स नहीं होते. कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट. सबसे पहला है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. हम अपने कंट्रोल में लेके अगर इनब्रीडिंग करवाते हैं तो कैसे करते हैं? द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम मेल पेरेंट इज इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द सेलेक्टेड फीमेल. हमने क्या हुआ कि उनके बीच में अलग अलग स्पीसीज है, उनके बीच में कुछ ना कुछ बिहेवियरल आइसोलेशन तो होगा. बिहेवियरल आइसोलेशन मतलब वो आसानी से ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे खुद. तो क्या करें भाई साहब, उसके स्पर्म्स ले आओ, मेल के लिया है भाई साहब, अब क्या करो फीमेल के अंदर इंजेक्ट कर दो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. खुद ही कर दें आर्टिफिशियली? हाँ कर दो आर्टिफिशियली, क्या दिक्कत है? कर दिया. और जैसे ही कर दिया वैसा अब तो क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन होने से बेटा वहां पे नई वेराइटी जो हम चाहते थे वो कर दी हमने. बेसिकली बात करते हैं सीमन में बी यूज्ड इमीडिएटली और कैन बी फ्रोजन फॉर लेटर यूज. या तो उसको इमीडिएटली यूज कर सकते हो या फिर यहाँ से कोई सीमन की वेराइटी बाहर भिजवानी है विदेश में तो फिर बेटा उसको फ्रोजन फॉर्म में -193 डिग्री सेल्सियस जो है लिक्विड नाइट्रोजन में उसको भेजा जाता है बेटा, फ्रीज करके. इस तरह से इंजेक्शन के थ्रू वहाँ पे सीमन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर वहाँ पे इंजेक्ट कर दिया जाता है. देख सकते हैं आप यहाँ पे सीमन ट्रांसप्लांट है, पूरा हाथ के साथ बेटा बात करेंगे वहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू वहाँ पे एंटर कर दिया जाता है. मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक या मोएट इसको बोलते हैं. ये प्रोग्राम है बेटा फॉर हार्ड इंप्रूवमेंट. हार्ड मतलब वहाँ पे बेसिकली अपन को ब्रीड इंप्रूव करनी है. इट इंप्रूव चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स. क्या स्टेप्स है? अ काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन. काउ जो है एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन से एडमिनिस्ट्रेट की जाती है जैसे कि FSH टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैच्योरेशन. फॉलिक्यूल्स वहाँ पे डेवलप होते हैं काफी ज्यादा, जैसे 6 to 8 eggs पर साइकिल. सुपर ओवुलेशन हो गया वहाँ पे. द एनिमल इज आइदर मैच्योर्ड विद ए बुल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड. या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेट किया जाता है या बुल से मेटिंग कराई जाती है. फिर वो सारे एग्स वहाँ पे फर्टिलाइज हो जाएंगे. ठीक है, फर्टिलाइज एग्स एट 8 to 32 सेल्स स्टेजेस आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली उनको रिकवर किया जाता है एंड ट्रांसफर टू सरोगेट मदर. फिर उनको सरोगेट मदर के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है. और सर उसका क्या होगा? जो अपन ने FSH इंजेक्ट किया था जिस मदर के अंदर, उस मदर को वापस से ओवुलेशन के लिए वहां पे यूज किया जाएगा और अलग अलग सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. तो वो खाली काम करेगी वहां पे या तो मेटिंग का या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का. ठीक है, और बेसिकली जो दूसरी मदर्स हैं वो सरोगेट मदर्स का वहां काम करती रहेंगी. मोएट कैटल के लिए, शीप के लिए, रैबिट्स, बफेलोज, मेयर्स के लिए यूज किया जाता है. हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स एंड हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग बुल्स हैव बीन ब्रीड टू इंक्रीज हर्ड साइज इन अ शॉर्ट टाइम. हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स बनानी हो या हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग बुल्स बनाने हो वहाँ पे, इन सबको बेटा अपन एनिमल ब्रीडिंग के थ्रू वहाँ पे यूज करते हैं. बी कीपिंग की बात करने वाले हैं यार. शहद आपको दिख गया तो समझ में आ गया होगा, एपीकल्चर की बात हो रही है. इट इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स. मेंटेनेंस होता है हाइव्स का हनी बीज के लिए. ठीक है, या उनके प्रोडक्शन हनी के और बीज वैक्स के लिए. हनी एक फूड है बेटा हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू और मेडिसिनल वैल्यू का. बीज वैक्स उसका साइड प्रोडक्ट है बेटा जो कॉस्मेटिक और पॉलिशेज में यूज आता है. 3 तरह की बीज होती हैं बेटा, वर्कर, क्वीन और ड्रोन. वर्कर और क्वीन फीमेल होती हैं और जो ड्रोन है वो मेल होता है बेटा. एपिस इंडिका एक वेराइटी है, द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ हनी बी है. बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस इन एनी एरिया हैविंग सफिशिएंट बी पास्चर्स ऑफ सम वाइल्ड श्रब्स, फ्रूट और ऑर्चार्ड्स और कल्टिवेटेड क्रॉप्स. आसपास खेत होने चाहिए और कहीं भी आप उसको जो है सेट कर सकते हो. बी हाइव्स एंड कैन बी केप्ट इन वंस कॉर्टयार्ड ऑन द वेरांडा ऑफ द हाउस और ऑन द रूफ. आप बी यार्ड में भी बेसिकली वहाँ पे एक पूरा आंगन है, उसके अंदर आप जो है कंटेनर्स रख सकते हो जहाँ पे बीज आके हनी इकट्ठा करेंगे बेटा. इस तरह से वहाँ पे कंटेनर्स होते हैं.
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए कि नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बी, आपको हैबिट्स पता होनी चाहिए बीज की, ठीक है, वो किस दिशा से आती हैं, किस दिशा में जाती हैं और कब सबसे ज़्यादा हनी प्रोडक्शन करती हैं, कब सबसे ज़्यादा नेक्टर जो है सक करती हैं। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव, सूटेबल लोकेशन होनी चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वाम्स, स्वाम्स मतलब जो ग्रुप ऑफ बीज आता है उसको कलेक्ट करना, वहाँ पे कैचिंग करना, मतलब उसको इस तरह से कंटेनर को बनाना कि वहीं आके सेटल हो और अपना हनी वहीं इकट्ठा करें। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, जो मैनेजमेंट करते हैं अपन बी हाइव्स का अलग अलग सीजन के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शहद पड़ा पड़ा सड़ गया बेटा उन्होंने इकट्ठा किया, जो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए वहाँ पे। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड ऑफ बीज वैक्स, उसके अलावा जो प्रोडक्ट निकल के आते हैं फिर कलेक्शन ऑफ हनी करना या बीज वैक्स का कलेक्शन करना। Bees are the pollinators of many crop species such as sunflower, brassica, apple and pear. Keeping beehives in crop fields increases pollination efficiency and improves the yield. अगर आप चाहते हो कि आपकी क्रॉप यील्ड भी बढ़ जाए तो आप सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल और पियर के आसपास आपको वहाँ पे बेसिकली बात करें बी हाइव्स लगा सकते हो, क्योंकि इनकी पोलिनेटर है तो दो काम हो जाएंगे बेटा, आम और आम गुठलियों के भी दाम मिल जाएंगे आपको। वहाँ पे बेसिकली बीज भी काम कर देंगे अपना शहद प्रोडक्शन का, और देखे तो यार वहाँ पे पोलिनेशन भी हो जाएगा इन क्रॉप्स का। तो बिल्कुल यार करना तो है यही। फिशरीज पे आते हैं बेटा। फिशरी इज इंडस्ट्री ऑफ कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, शेल फिश, अदर एक्वेटिक एनिमल्स, प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर। फिशरी पूरी एक इंडस्ट्री है जो कैचिंग, पकड़ना, प्रोसेसिंग, उनकी प्रोसेसिंग करना, सेलिंग से भी, या फिर बात करें एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल, इनके वहाँ पे कैचिंग प्रोसेसिंग से डील करती है। फ्रेश वाटर फिशेज जो होती है उनका एग्जाम्पल है, याद रखने बेटा, पूछे गए हैं, कटला, रोहू और कॉमन कार्प। और मरीन फिशेज के एग्जाम्पल है हिल्सा, सार्डाइन, मैकरल और पॉम्फ्रेट, पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल याद होने चाहिए आपको। ये कटला है बेटा, बंगाल में काफी खाई जाती है। ये रोहू है बेटा, ये पॉम्फ्रेट है, ये हिल्सा है, ये इंडियन कार्प है, ठीक है, ये इंडियन कार्प है। फिशरीज का एक इंपॉर्टेंट प्लेस है इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि जितने भी कोस्टल एरियाज है, पेनिनसुलर कंट्री है इंडिया, और इंडिया के जितने भी कोस्टल एरिया है पूरा तीनों तरफ से 3/4 एरिया पूरा घिरा हुआ है पानी से, तो कोस्टल लाइन तो पूरी वही खा रही है बेटा, ग्रीन प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं होता, इसलिए पूरा बात करें कि वो तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो दे रही है वहाँ पे कोस्टल लाइन को, तो पूरा फिशरीज ही दे रही है वहाँ पे। एक्वा कल्चर और पिशी कल्चर, ये दो टेक्निक है प्रोडक्शन इंक्रीज करने के एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल की। ब्लू रेवोल्यूशन जो आया था वो फिशरीज के प्रोडक्शन के इंक्रीजमेंट के लिए आया था बेटा वहां पे। तो ये अपन ने कुछ बात करी बेटा, किसकी बात करी अपन ने यहाँ पे बेसिकली, और टॉपिक्स की जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एनिमल ब्रीडिंग से डील किया, आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, इन ब्रीडिंग से भी डील किया, वहाँ पे किस तरह से अपन यील्ड इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से अपन ब्रीड इंप्रूव कर सकते हैं, वो अपन ने देखा, चाहे वो फिशरी हो, चाहे पोल्ट्री हो, चाहे वो कैटल्स की अपन ने बात करी हो वहाँ पे। तो ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, जो है क्वेश्चंस डिस्कस किए अपन ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।